नमस्कार, खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार के फैसले दर फैसलों के बारे में। दरअसल एक हफ्ते की बात है, सरकार के 3 ऐसे फैसले हुए हैं जो मध्य प्रदेश में गरीबों पर एक तरह से, ये तो नहीं कहेंगे कि मेहरबानी कर रहे हैं, लेकिन गरीबी पर चोट कर रहे हैं। गरीबी पर चोट कर रहे हैं। दूसरी बात, किसानों की आमदनी दुगने करने की तरफ भी सरकार काम कर रही है, क्योंकि दूध उत्पादकों का वो पैसा बढ़ाने की तैयारी कर रही है और दूध उत्पादन का भी। इसके साथ साथ जो गांव देहात या कस्बे की स्किल्ड लेबर है, जो युवा हैं, उनको भी अपने कामकाज में, हुनर में आगे बढ़ाकर रोजगार देने की बात कर रही है। आज बात करने की वजह ये कि डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में जो फैसला हुआ है उसने गरीबी पर चोट की है। और फैसला ये है कि 2028 तक गरीब कल्याण मिशन चलाने का फैसला किया है। दावा यह है कि 2028 तक मध्य प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाया जाएगा। तो दावा बहुत अच्छा है। अगर वहाँ तक नहीं भी पहुँचते हैं तो कहा जाता है कि अगर किसी बच्चे ने 90% नंबर लाने का प्रयास किया है तो 90% भले ना आए, लेकिन वो 60-70% नंबर तो ले ही आता है। तो उम्मीद करते हैं कि 2028 तक गरीबी भले खत्म ना हो, लेकिन गरीबी बहुत कम हो जाएगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने के पहले इस मुद्दे पर सरकार की तरफ से जो बयान आया वो सुन लेते हैं और उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। चर्चा में जुड़ेंगे हमारे 3 साथी। स्टूडियो में है वरिष्ठ पत्रकार श्री योगीराज योगेश जी, और स्काइप पर दिल्ली से जुड़े हमारे साथ सामाजिक सरोकार से जुड़े नागेंद्र सिंह परमार जी, और जियो पॉलिटिक्स और गांव देहात के जानकार रमेश सिंह जी फ़ोन पर जुड़ेंगे। तो सुनते हैं सरकार इस मुद्दे पर क्या कहती है। कल्याण मिशन, आपको याद होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने गणतंत्र दिवस पर इसकी घोषणा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये 4 हमारे सूत्र हैं कि हमें युवा कल्याण, महिला कल्याण, किसान कल्याण और गरीब कल्याण, ये 4 जो मिशन है, इन 4 मिशन में से गरीब कल्याण हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है। आज उसके ऊपर कैबिनेट में काफी डिटेल से चर्चा हुई है। इस मिशन का उद्देश्य मध्य प्रदेश में जितने भी गरीब और वंचित लोग हैं वे सशक्त हों, और हम ऐसा कोशिश करेंगे कि 2025 तक हम हर गरीब के पास तक पहुंच कर और उसकी गरीबी कैसे दूर हो सके उसके लिए काम करेंगे। तो सरकार के प्रवक्ता और वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हम 2028 तक गरीबों तक पहुंचकर उनकी गरीबी दूर करने का काम करेंगे, और इसका नाम दिया है उन्होंने कि डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने गरीब कल्याण मिशन को आगे बढ़ाने का निर्णय किया है। इसमें मैं आपको बता दूं कि नीति आयोग का दावा है कि 9 साल में मध्य प्रदेश में 2,30,00,000 जो लोग हैं वो गरीबी से मुक्त हुए हैं, यानी गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं, ये हम कह सकते हैं। तो इसी पर विस्तार से बात चर्चा के लिए मौजूद है स्टूडियो में योगीराज योगेश जी, स्काइप पर नागेंद्र सिंह परमार जी, और फ़ोन पर हैं रमेश सिंह जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल नागेंद्र परमार जी, कुछ इस किस्म की बातें दिल्ली सरकार ने भी शुरू की थी, केजरीवाल सरकार ने, जो अब स्वाति सरकार हो गई है। आपकी जो बात है वो दिल्ली से शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि बड़ा मॉडल दिया था केजरीवाल सरकार ने देश के लिए। वो डबल इंजन की सरकार नहीं थी, दिल्ली से पूरे 10 साल झगड़ा करते रहे वो। तो झगड़ा करें कि गरीबी दूर करें, इसमें असमंजस हो गया। मध्य प्रदेश इस मामले में भाग्यशाली है। यहाँ पिछले 20 साल से बीजेपी की सरकार है और केंद्र में 10 साल से भाजपा की सरकार है। अगर हम मध्य प्रदेश के 21वें साल की बात करें और दिल्ली के 11वें साल की बात करें तो यहाँ अभी डबल इंजन की सरकार है। जो दिल्ली सरकार चाहती है, यानी मोदी सरकार, उसे मध्य प्रदेश की सरकार लागू करती है, और जो मध्य प्रदेश सरकार का आग्रह होता है उसको दिल्ली सरकार यानी मोदी की सरकार भी उदारतापूर्वक उस पर काम करती है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हम 2028 तक मध्य प्रदेश की गरीबी को दूर करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। आपकी राय, दिल्ली और मध्य प्रदेश की तुलना में इसको कैसे देखते हैं? जी राघवेंद्र जी, आपने सही कहा। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के प्रयास भी इसी तरह के थे, और उन प्रयासों में मैं कहूंगा उन्हें आंशिक सफलता भी मिली थी कुछ हाँ, मामलों में। मैं क्षमा चाहूंगा, बीच में मैंने कहा था कि स्वाति सरकार, स्वाति मालीवाल से तो झगड़े हैं,
आतिशी सरकार, अभी दिल्ली में आतिशी सरकार है जी। जी जी। तो अभी तक की वर्तमान सरकार के दौरान फिर वो कहीं ना कहीं उनकी कार्य योजनाएं भटक गई थी। और आपकी बात ठीक है कि केंद्र और राज्य में जब एक ही दल की सरकार होती है तो कार्य ज्यादा सुगमता से होती है, नीतियां ज्यादा प्रभावी बनती हैं। इस मामले में मुझे भी ये लगता है कि अगर नीति और नीयत ठीक रखी गई और अगर अफसरशाही ने ठीक तरीके से उसे इम्प्लीमेंट किया तो जो चाह रही है मध्य प्रदेश सरकार, मुझे लगता है उसमें उसे कहीं ना कहीं काफी अच्छी सफलता मिलने की संभावना है। और सिर्फ राज्य ही नहीं, मैं केंद्र को इसमें जोड़ूंगा क्योंकि ये कृषि से, गरीब कल्याण से जुड़ा हुआ विषय है। तो इसमें मैं बताना चाहूंगा, मेरी जो जानकारी है उसके मुताबिक अब सहकारिता, क्योंकि सहकारिता विभाग को अमित शाह जी देख रहे हैं, तो सहकारिता विभाग में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो राज्यों तक जा रही हैं और उन राज्यों में भी उन्हें गांव तक पहुंचाया जा रहा है। जैसे मैं एक और बात करना चाहूंगा, उसका नाम या रूप कुछ अलग हो सकता है लेकिन मुझे लगता है कि वो मध्य प्रदेश में भी होगी। जैसे कि प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां होती हैं गांव में, जिन्हें पैक्स कहते हैं हम। अब तक पैक्स का काम सिर्फ उन्हें कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू ऋण उपलब्ध करवाना, खाद और बीज देना था। लेकिन अब नए सिरे से केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद या निर्देश के बाद आप ये मानिए एक ऐसी कार्य योजना बनी है जिसमें पैक्स को सीएम पैक्स में बदला गया, कंप्रीहेंसिव और मल्टीपर्पज जी योजनाओं में, जिसमें छोटे छोटे पेट्रोल पंप, छोटी गैस एजेंसियां, कुटीर उद्योगों की स्थापना, अनाजों को भंडारण के लिए छोटे स्तर पे ही वेयर हाउस बनाना और बहुत सारे स्वावलंबन की जो छोटे स्तर पे चीजें की जा सकती है उनके लिए सुगम लोन उपलब्ध कराना, इस तरह की चीजें हैं जो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र को और ग्रामीण पुरुष और महिलाओं और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएगी, उनके जीवन में उन्हें आर्थिक उन्नति की ओर ले जाएगी। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और बामुश्किल 3-4 साल पहले की बात है कि जब कोरोना काल था और कृषि ही वो था, भारत का किसान ही वो था जिसने देश की अर्थव्यवस्था को संभाल के रखा था, सुदृढ़ बनाए रखा था जब जी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कोविड काल के दौरान चरमरा गई थी। तो इस मामले में तो सरकार जो करने जा रही है गरीब कल्याण के लिए, वो गरीब कल्याण के लिए कहीं ना कहीं गरीबी आप मानिए कस्बा या ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा उसकी परेशानी से जूझता है आदमी। शहर में तो कहीं ना कहीं किसी फैक्ट्री में, कंपनी में रोजगार करके वो अपना काम चला रहा है, जी ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी ज्यादा जरूरत। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपने दिल्ली का भी इसमें जोड़ा कि किस तरह से अमित शाह गृह के साथ साथ सहकारिता महकमा भी संभाल रहा है और वो जो योजना लेके आ रहे हैं जाहिर है कि वो देश भर में लागू होगी और उनका फ़ायदा वो राज्य सरकारें बहुत उठाएंगी जिनकी केंद्र सरकार से समन्वय अच्छा, उनके साथ तालमेल है। और जो केंद्र सरकार की अगर पार्टी की सरकार है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सोने पर सुहागा है, तो इसमें कोई शक नहीं। अगर सहकारिता की आपने बात की है, इसमें जो एक जानकारी दी है उसमें महाराष्ट्र और गुजरात सहकारिता के मामले में बड़े अच्छे माने गए हैं। मध्य प्रदेश में सहकारिता आंदोलन दुर्भाग्य से बहुत सफल नहीं हो पाया और जो आपने कहा कि सिर्फ खाद बीज और वो बाकी चीज़ें देने के लिए काम आता है मध्य प्रदेश में, लेकिन जिस ढंग से आपने अब जो बात की है सहकारिता की, अगर वो इम्प्लीमेंट एमपी में हो जाए तो निश्चित ही लोग स्वरोजगार की तरफ बढ़ेंगे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ। लेकिन रमेश जी, मैं आपसे पूछूंगा इस पूरे मामले में कि पिछले एक हफ्ते के भीतर मोहन यादव की सरकार ने जो 3 फैसले किए हैं, जिसमें आज का फैसला भी शामिल है कि किस तरह से वो गरीबी कल्याण मिशन चलाएंगे 2005-6 में से अब तक, यानी अगर हम बात करेंगे 2005 से तो लगभग 20 साल हो गए। 20 साल में 48.81% लोग बहुआयामी गरीबी के आंकड़े से मध्य प्रदेश में बाहर आए हैं। तो लगभग मध्य प्रदेश की आधी आबादी 20 साल में गरीबी के मामले में थोड़ी सी मुक्त हुई है और उनका जीवन स्तर, जीवन शैली सुधरी है। लेकिन अभी जो उन्होंने मोहन यादव का जो मिशन है वो 2028 तक गरीबी से मुक्त कराने का है। आपकी राय, गांव देहात के हिसाब से इस पूरे योजना को, गरीबी कल्याण मिशन को कैसे देखते हैं और सरकार के साथ साथ जो ऑफिसर्स, जो तंत्र है वो सरकार के इस काम में कितना सहयोग करेगा या कितने रोड़े अटक सकता है? रमेश जी। राघवेंद्र जी, ये सोशल मीडिया की वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में आम आदमी में बहुत जागरूकता आई है, उसके अंदर एक आगे सोचने की महत्वाकांक्षाएं पैदा हुई है, आगे सोचने की क्षमता हुई है और वो एक प्रगतिशील सोच के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सरकार इसमें सहयोग करती है, सरकार उचित मार्गदर्शन देती है, आर्थिक मदद करती है, सरकारी स्तर पर मदद आती है, तो मैं समझता हूँ 2028 तक
वो अपने लक्ष्य को अगर पूरा कामयाब नहीं कर पाते तो 75% ही कामयाब कर सकते हैं। गांवों में जो धंधे तो होते नहीं है, तो सबसे अच्छी चीज होती है पशुपालन। पशुपालन एक ऐसा धंधा है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर आम आदमी के पास गांव के होता है। उसका भूसा होता है, चारा होता है, पशु पाल ले तो दूध होता है, घी होता है, मावा होता है, जी। छाछ भी बिकता है, छाछ हो जाता है। तो ये एक ऐसा आज आपकी जो योजना है उसमें मत्स्य समृद्धि योजना भी आई है। तो जल स्रोत उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा है। ये एक आय का एक बहुत अच्छा स्रोत ये भी हो सकता है इसमें, अगर सरकार मदद करती है। आम वैसे तो वो लोग मछुआरे लोग ये काम करते ही है, लेकिन उन्नत तकनीकी से अच्छे बीज डाल के मत्स्य पालन अगर होता है तो इससे उनकी आय आमदनी निश्चित रूप से बढ़ेगी। तीसरी बात यह है कि स्किल डेवलपमेंट के मामले में सरकार को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे। ये सब कहने भर से काम नहीं चलेगा। मैं तो कहता हूँ हर 10 किलोमीटर पे, जिस तरह गांव में स्कूल खुले हैं, हर 10 किलोमीटर पे स्किल डेवलपमेंट के सेंटर बनाए जाएं। इससे एक मार्गदर्शन जब लड़के को मिलता है, युवा को मिलता है कि वो इसके मामले में बहुत सारे वो उन स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से जब उनको करता है तो एक काम जब उसको आने लगता है तो फिर वो उस काम को करके और नौकरी से ज्यादा कमाने लगता है। तो सरकार के जो मोहन यादव सरकार का ये सोच जो है ये बहुत अच्छा है कि उनका विकास विकास का जो मॉडल है वो गांव आधारित केंद्रित है। बिना गांव के विकास के, बिना गरीब के और बिना आम आदमी के आय बढ़ने के विकास के प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। और उनका जो फोकस है वो बहुत शानदार है, लेकिन उनको पूरी राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ अपने प्रशासन को भी लगाना पड़ेगा, उनको मॉनिटरिंग खुद भी करनी पड़ेगी, अपने विधायकों के माध्यम से भी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, और लोकल के जो जनप्रतिनिधि है उन्हें भी मोटिवेट करना पड़ेगा, बल्कि उनको दबाव के साथ इस चीज में लगाना पड़ेगा कि ये वो जो योजनाएं लाए हैं, वो जिन योजनाओं का संचालन कर रहे हैं, वो योजनाएं जमीनी स्तर पर कितना काम कर पाती है ये इस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल रमेश जी, आपने बहुत मुद्दे की इसमें बात की, वो ये कि सीएम अपने स्तर पर ये 2-3 जो खास योजनाएं हैं जो सीएम की तरफ से आई हैं, अगर उसकी मॉनिटरिंग या निगरानी करेंगे तो फिर बड़ा फर्क आ सकता है। जैसे केंद्र की तरफ से पीएमओ कई बार बहुत सी चीज़ों की निगरानी करता है और जब उसको फीडबैक मिलता है और वहाँ से जब निर्देश आते हैं तो फिर राज्य सरकार उस पर बेहतर काम करती है। इसमें सीएम अगर इन्वॉल्व रहेंगे तो हमें लगता है कि इसमें मशीनरी भी जो काम है वो ठीक से करेगी, और नहीं तो फिर वो ढाक के 3 पात योजनाएं बड़ी अच्छी होती हैं, लेकिन जब वो ज़मीन पर उतरती हैं तो फिर कई बार वो गायब हो जाती हैं। जैसे योगीराज जी, मध्य प्रदेश में पीएमओ की योजना थी, नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था स्मार्ट सिटी वाला, लेकिन उसमें देखिए कि आधे पैसे स्मार्ट सिटी पे खर्च हुए, आधे पैसे कहीं और खर्च हो गए। भारी इसमें भ्रष्टाचार है। अगर इसमें नरेंद्र मोदी जी अपने स्वभाव के मुताबिक बहुत बारीकी से मॉनिटरिंग करता पीएमओ तो हमें लगता है कि इसमें ज़्यादा काम होता, लेकिन अगर इस पूरे मामले में सबक लेकर कि मॉनिटरिंग नहीं करते तो किस तरह से स्मार्ट सिटी जैसी महत्वाकांक्षी योजना भी ध्वस्त हो जाती है। वैसे ही अगर डॉक्टर मोहन यादव की जो बहुत अच्छी योजनाएं हैं उन पर सीएम ऑफिस ने अगर मॉनिटरिंग नहीं की, डायरेक्ट डॉक्टर मोहन यादव इसकी रोज़ या हफ्ते में निगरानी करके निर्देश जारी नहीं करेंगे, खबरों के मुताबिक अगर वो करप्शन की बात आएगी या गड़बड़ी की बात आएगी उस पर एक्शन नहीं लेंगे तो फिर ये योजनाएं भी एक तरह से कागज़ पर सिमट कर रह जाएंगी। लेकिन रमेश जी ने जो कहा कि सीएम खुद मॉनिटरिंग करें, हमारा इसमें मानना है कि वो हर 10-20 गांव के बीच में एक क्लस्टर बना सकते हैं। वो क्लस्टर हो सकता है स्किल डेवलपमेंट का। पहले इसके लिए आईटीआई काम करते थे, अब हर 10-20-25 गांव के बीच में तो एक आईटीआई खोलना मुश्किल है, क्योंकि उसमें बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। लेकिन अगर ट्रेनिंग सेंटर खोल दिए गए छोटे छोटे 4-4, 5-5 पंचायतों को मिलाकर, तो मुझे लगता है कि जो बच्चे 12वीं क्लास में पढ़ते हैं, 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, या जो पढ़ाई करके ग्रेजुएट होकर गांव पहुंच जाते हैं, उनके लिए एक रास्ते खुल जाएंगे कि वो कम से कम बेरोजगार नहीं है, काम कर रहे हैं। रोजगार का मतलब ये नहीं होगा कि सरकारी नौकरी मिली तो रोजगार और प्राइवेट में गए तो साहब वो तो रोजगार नहीं है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा डॉक्टर मोहन यादव के 3 फैसले जिनकी मैं बार बार जिक्र करता हूँ। एक तो दूध का उत्पादन दोगुना करना। दूध की कमी से आप देखिए कि आपको मावा नकली मिलता है, पनीर नकली मिलता है, दूध नकली मिलता है। आप चाय भी अगर पीते हैं तो वो भी जहर की तरह है, क्योंकि मिलावट के दूध की स्थिति है। और अगर गाय इस बहाने पल गई तो सड़कों पर आवारा मवेशी की दिक्कत खत्म हो जाएगी।
लोगों ने गाय पालन शुरू कर दिया तो खेतों में रासायनिक खाद की जगह गोबर खाद की स्थिति हो जाएगी। तो एक सिर्फ गाय को पालने से या दूध को दोगुना करने के लक्ष्य से मध्य प्रदेश की कृषि और लोगों की सेहत दोनों ठीक हो सकती है। आपकी राय? राघवन जी, असल में क्या है कि गरीबी की जब बात की जाती है तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से रोज़गार को सरकार थोड़ा सा पीछे रखती है जी। बेशक जो है रोज़गार एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन गरीबी उन्मूलन जो प्रोग्राम सरकार चला रही है, जिसका इनिशिएटिव मोहन यादव जी ने लिया है, और मुझे लगता है कि वो 2028 तक पूरा इसलिए कर लेंगे क्योंकि इस संबंध में ऑलरेडी इस प्रोग्राम चलाया जा रहा है सरकार की तरफ से। हाँ, और केंद्र भी इसमें शामिल है। केंद्र शामिल है। दूसरा, जब हम गरीबी की बात करते हैं तो उसके कुछ इंडेक्स हैं जो सरकार तय करती है। अब ये तो है नहीं कि साहब हर आदमी, मतलब गरीबी दूर हो जाने का मतलब हर आदमी कोई अमीर हो गया, हाँ, 1 लाख रुपया 50,000 रुपये महीना कमाने लगेगा। तो उनकी एक लाइन है जिसको बिलो पॉवर्टी लाइन कहते हैं, उसके नीचे जो लोग रह रहे हैं। क्योंकि हमने कई मध्य प्रदेश के पूरे देश में हमने बहुत दिनों से ऐसी कभी तस्वीर नहीं देखी होगी कि कोई फटेहाल महिला या कोई फटेहाल आदमी कोई सड़क पर लेटा हुआ है और उसकी बड़ी बड़ी बुरी दशा और मनोदशा हो रही हो। क्योंकि अब इतना तेजी से लोगों की समझ में सरकार के प्रोग्राम, अब भूखे मरने की नौबत तो देश में कहीं नहीं है। सरकार 80 करोड़ लोगों को तो वैसे ही पोषण दे रही है, और कपड़े की कोई दिक्कत नहीं लोगों को। कोई भी आता है अपने कपड़े, अब नेकी की दीवारें हैं, तमाम तरह के जो प्रोग्राम सरकार चलाती है, तो कपड़े की भी दिक्कत नहीं। मकान की दिशा में सरकार काम कर ही रही है। हमेशा होता क्या है कि लोग उसको जोड़ देते हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को। तो रोजगार एक अपर लेवल पे आने के बाद एक प्रॉब्लम है। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ कि स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए, लेकिन गरीबी में आता है पोषण, गरीबी में आता है शिक्षा, गरीबी में आता है उनका एक जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो बेसिक नीड है, वो पूरी होनी चाहिए जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन पॉइंटों पर सरकार बहुत गंभीरता से काम कर रही है, और जो तमाम तरह के जो पोषण आहार के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, मातृत्व को लेकर जो उनकी जो प्रसूति बहनें हैं उनको लेकर बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। वो जो लड्डू आते हैं तमाम तरह के जो उस समय आवश्यक होते हैं, उनके लिए सरकार, हाँ, प्रसव के दौरान जो लड्डू दिए जाते हैं उसके लिए प्रोग्राम कर रही है माताओं बहनों को। जी जी। तो ये जो गरीबी की जो 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 उन्होंने मापदंड तय किए हैं, उसके तहत सरकार बहुत काम कर रही है। हम लोग क्या मान के चलते हैं कि गरीबी मुक्त होने का मतलब कोई बहुत बढ़िया वेल सेटल्ड उसको रोजगार मिल जाए, हाईली वो एजुकेटेड हो जाए और उसका लिविंग स्टैंडर्ड एकदम से हाई हो जाए। तो ये नहीं है। जिस दिशा में वो जो उन्होंने एक तय की है उस पर बहुत काम हुआ, और सरकार उस दिशा में बहुत आगे बढ़ रही है, और इसीलिए उन्होंने एक टारगेट फिक्स कर दिया जी। क्योंकि अभी 2.8 करोड़ की तो आपकी एक रिपोर्ट ही बता रही थी कि इतने सालों में ये बाहर आए मध्य प्रदेश में, तो ये भी मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खुशी की बात है। और 2028 तक मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे मापदंड से लोगों को ऊपर ले आना इसलिए आसान होगा क्योंकि बहुत तेजी से इस दिशा में काम कर रही केंद्र सरकार और राज्य सरकार जी। तो मुझे लगता है कि सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि उन्होंने इस दिशा में सोचा कि हम इसको 2028 तक फिनिश कर देंगे। लेकिन योगीराज जी बात करें। हाँ, लेकिन एक लाइन मैं जरूर यहाँ बोलूंगा कि गरीबी सरकारों का प्रिय विषय। 2028 तक यदि आप गरीबी खत्म कर देंगे तो फिर 2028 के बाद आप क्या करेंगे? क्या बिल्कुल एक चैलेंज है। लेकिन जो इस पूरी चर्चा में रमेश जी ने कहा था कि अगर मॉनिटरिंग नहीं की गई, मॉनिटरिंग होगी तो रिजल्ट आएंगे। जो मैंने आपको आंकड़ा बताया था कि वो था एक तरह से नीति आयोग का दावा था कि 9 साल में मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 30 लाख लोग गरीबी से उनको मुक्ति मिली। उसके जो पैरामीटर्स का आप जिक्र कर रहे थे, उसमें पक्का मकान होगा, उसमें घर में टेलीविज़न होगा, 2 पहिया या 4 पहिया वाहन उसके पास होगा, इसके साथ साथ आमदनी उसकी इतनी होगी कि वो जो प्रति व्यक्ति आय है उससे ऊपर निकल जाए। लेकिन जो दूसरा आंकड़ा है 9 साल का, जिसको हम जोड़ सकते हैं इसमें, कि 9 साल में, पिछले 9 साल में मध्य प्रदेश में 12.24% लोग बहुआयामी गरीबी के आंकड़ों से बाहर हुए, जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि गरीबी का से बाहर आने का मतलब ये नहीं कि उसको 50,000 रुपये महीने की आमदनी होने लगी, उसका जीवन स्तर सुधर गया, उसका पोषण स्तर सुधर गया, और उसके घर में मकान भी है, शौचालय भी है, और खाने पीने की ऐसी व्यवस्था है कि वो भूखा नहीं मरेगा। लेकिन ये तब तक है जब तक केंद्र सरकार के मामलों में पीएमओ जब तक निगरानी ना कर रहा हो, और राज्य की बात करें तो जब तक सीएम सेक्रेटरीट इस पर नज़र ना रखे। नहीं तो हम जानते हैं कि सरकारी तंत्र किस तरह बहुत सुनहरी योजनाओं को किस तरह से मिट्टी की बनाता है। तो वो बहुत ज़रूरी है। नागेंद्र जी, ये जो सारा मामला है इस बात पर आकर टिकता है कि सरकार की योजनाएं बड़ी अच्छी होती है, मंत्रिमंडल बहुत जनता के हिसाब से सोचता है,
हमारे राज्य की या देश की जनता की ज़रूरत क्या है। लेकिन नौकरशाही जो होती है वो अपने हिसाब से सोचती है, उसमें संवेदना कम होती है और कागज़ पर आंकड़ों की खाना पूर्ति ज़्यादा होती है। तो ग्राउंड जीरो पर अगर नज़र होगी तो फिर इस पर और अंकुश साथ में होगा तो रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि नौकरशाही अच्छे सवार के हिसाब से बहुत बड़ी चलती है। हमने कई बार जिक्र किया है चर्चा में कि वैसे ही होता है जैसे चेतक था राणा का, कि राणा की पुतली फ्री नहीं कि चेतक मुड़ जाता था। तो यहाँ पर सरकारों को महाराणा प्रताप की तरह होना पड़ेगा। ये नौकरशाही तो उनकी योजनाओं को पलक झपकते पूरा करेगी। आपकी राय? जी राघवेंद्र जी, मुझे एक देश के सुप्रसिद्ध राजनेता का एक कथन याद आता है, जिन्होंने कहा था कि अफसरशाही अरबी घोड़े की तरह होती है, जिसकी आपको अगर सवारी करना नहीं आती तो वो आपको धड़ाम से नीचे गिरा देगा, और आपको सवारी करना आती है तो आपको घुड़दौड़ में विजेता बनने से कोई नहीं रोक सकता जी। तो अफसरशाही की स्थिति तो यही है कि उस पे अगर आपका पूरा नियंत्रण है और जिस योजनाओं को या विषय को लेकर आप जाते हैं उसके बारे में प्रदेश के मुखिया को बहुत अच्छी तरह पता है, उसका विजन क्लियर है तो और वो इम्प्लीमेंट कराने में सक्षम है, तो कोई ऐसी योजना नहीं जो सफलतापूर्वक लागू भी नहीं होती। हमने विगत वर्षों में बहुत ऐसी योजनाएं देखी है जो बहुत व्यापक रूप से बहुत अच्छी तरह इम्प्लीमेंट हुई है। और उससे इतर बात में एक और जोड़ना चाहूंगा इसमें कि अब वक्त की मांग है कि राज्य और केंद्र सरकार कस्बों की ओर और ग्रामीण क्षेत्रों की ओर, गांवों की ओर सोचे। क्योंकि देखिए, गांवों के लिए और कस्बों के लिए जब तक हम नहीं सोचेंगे तब तक हम प्रकृति के लिए नहीं सोचेंगे। और अब वक्त की जरूरत भी है, ये गरीबी कल्याण के साथ साथ गांवों को, कस्बों की ओर सोचना, प्रकृति की ओर सोचना भी हमारी जरूरत है। आप अभी अमेरिका में आए जंगलों में लगी आग से लेके पिछले 1 साल की वर्ष की घटनाएं देख ले, कहीं अचानक आई बारिश ने, कहीं समुद्र के तूफानों ने, कहीं अचानक आई बर्फबारी ने। ये जो प्राकृतिक असंतुलन है, इस प्राकृतिक असंतुलन को, ग्लोबल वार्मिंग को भी अगर कोई दूर कर सकता है तो वो ग्रामीण क्षेत्र और कस्बाई क्षेत्र है, जहां हम प्रकृति के साथ समन्वय बैठाते हैं। वरना हमारे लिए आने वाले 15-20 साल वैसे भी बहुत चैलेंजिंग, अगर हम प्रकृति के साथ समन्वय बना के नहीं रख सके। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये असल में जो आप बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश इस मामले में भाग्यशाली है कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार शहरों से निकलकर जिले और कस्बे में जा रही है। खासतौर से उद्योग के मामले में बात करें तो सरकार ने पहल की है। पिछले 1 साल की हम बात करें तो जो इन्वेस्टर्स मीट होती थी पहले मेट्रो सिटीज़ में होती थी, भोपाल में हुई, इंदौर में हुई, या फिर टूरिस्ट प्लेस खजुराहो जैसी जगह होती थी, या ग्वालियर में, अब इन्होंने राजधानी भोपाल से निकलकर या इंदौर से निकलकर संभाग और जिले और कस्बे में जा रहे हैं। तो इस लाइन में तो मध्य प्रदेश ठीक काम कर रहा है। लेकिन जो चिंता हम सब जता रहे हैं सरकार की तरफ से कि योजना तो अच्छी है, लेकिन अगर निगरानी नहीं हुई तो अच्छी से अच्छी योजना का बैंड बाजा जुलूस हमारे जो नौकरशाही वो निकालने में उसको महारत हासिल है। उन्होंने कई सरकारों को इस तरह से जुलूस निकाला भी है। तो रमेश जी, आपकी राय, ये जो बात की है योगीराज जी ने और जिस ढंग से नागेंद्र जी बता रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? रमेश जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? रमेश जी से हमारा संपर्क जैसे जुड़ेगा हम दोबारा बात करेंगे उनसे। योगीराज जी, जो बात नागेंद्र जी बोल रहे हैं या हम चर्चा में कर रहे हैं कि गरीबी हटाना कोई बड़ी बात नहीं है, सवाल है कि सरकार की योजनाओं को ग्राउंड जीरो पर सफलतापूर्वक काम करने का जिम्मा सरकार के तंत्र का है। उसमें अधिकारी आते हैं, कर्मचारी आते हैं, और चपरासी तक की मैं बात कर रहा हूँ। अगर इसमें टीम वर्क हुआ, सरकार का ऑर्केस्ट्रा ठीक से बजा तो धुनें भी अच्छी निकलेंगी। गाना एक बार भले ही खराब हो, अगर गाना खराब भी है और गायक और बजाने वाले अच्छे हैं तो वो कई बार हमने देखा कि गाने में कोई दम नहीं होती लेकिन वो हिट हो जाता है। जैसे एक साउथ का एक गाना था जिसमें कोलावेरी कोलावेरी डी ऐसा कुछ गाना था, जिसको ना कुछ हिंदी थी ना वहाँ की भाषा में था, लेकिन वो बहुत सुपर डुपर चला था, जबकि उसमें कुछ नहीं था, केवल अंदाज था। तो मुझे लगता है कि सरकार की योजनाओं को अगर सरकार का ऑर्केस्ट्रा जिसमें नौकरशाही सबसे आगे है वो ठीक से काम करेगी तो सरकार कहीं कमजोरी पड़ेगी तो नौकरशाही बचा ले जाएगी, क्योंकि गवर्नेंस का मामला उसी के हाथ में होता है। आपकी छोटी सी टिप्पणी। नहीं, बिल्कुल सही है। अफसरशाही का संगीत ठीक चले, उनकी धुनें ठीक निकलें, इसके लिए सरकार को संगीतकार बनना पड़ेगा। उन सारे म्यूजिक पर कमांड खुद को रखनी पड़ेगी। अभी संगीतकार तो, अभी लेखक तो हैं, ये मौसीकार तो हैं, मौसीकी तो लिख रहे, मतलब ये गाना लिखने वाले तो हैं,
लेकिन संगीतकार अभी सरकार में कम लोग हैं। जी, क्योंकि वो धुनें अलग अलग बज रही हैं। इस तरह का एक्शन होता था उसमें। जी, और तो आखिरी में यूं, तो ये सब करना जिस सीएम को आ जाएगा वो जिंदाबाद हो जाएगा। जी हाँ, तो सरकार को उसी दिशा में काम करना चाहिए कि सारे जो इंस्ट्रूमेंट है, जो ऑर्केस्ट्रा के जो सारे इंस्ट्रूमेंट है, उसका नियंत्रण सरकार अपने पास रखे। नहीं तो हर आदमी अपनी ऑर्केस्ट्रा इंस्ट्रूमेंट बजाने लगेगा तो फिर धुनें बेसुरी निकलेंगी। बिल्कुल। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है। और ये बात सही है, कुपोषण पोषण के मामले में हम कई नेगेटिव खबरें सुनते हैं जी, स्वास्थ्य के मामले में हम कई नेगेटिव खबरें सुनते हैं। सरकार ने बहुत अच्छी योजना लाई कि हम 5 लाख तक का बीमा आपको फ्री करना है, लेकिन अब 5 लाख के कार्ड को वो प्राइवेट अस्पताल वाले चूसे जा रहे हैं उस गरीब आदमी को, बेचारे को। तो ये भी निगरानी भी सरकार को करना चाहिए। सरकार की धमक जरूरी, ताकि सरकार को लगे कि जहां गड़बड़ी होगी उस नर्सिंग होम का, अस्पताल का हम लाइसेंस रद्द कर देंगे। एक आध अस्पताल के लाइसेंस को रद्द किया, कहते हैं ना कि अगर आपने कौआ मार के टांग दिया तो फिर उसका असर होता है, फिर कौए काम नहीं करते ठीक से, मतलब वो काम नहीं करेंगे। तो रमेश जी से संपर्क होगा। रमेश जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आप और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मेरा यही कहना है कि सरकार को ऐसी एक्शन लेनी पड़ेगी। यदि उन्होंने कोई ड्राइव शुरू किया, उन्होंने कोई योजना शुरू की, तो अंतिम तक जाके देखना पड़ेगा कि वो पूरा हो रहा है कि नहीं। पूरे मामले में इतना कहूँ कि सरकार की हम अच्छे कामों की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, डॉक्टर मोहन यादव की प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार कभी गलती करेगी तो सरकार को समालोचना सुनने के लिए भी अपने कान खोलने पड़ेंगे, आंखें भी खोलनी पड़ेगी, वो देख पाए। तो अभी IND24 की तरफ से डॉक्टर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे फैसले कर रहे हैं, और अगर इसमें गड़बड़ी होगी तो वो आलोचना के लिए भी तैयार हैं। तो कह सकते हैं कि अभी तो गरीबी पर सरकार की चोट है, और 2028 तक सरकार गरीबी से हमारे मध्य प्रदेश के गरीबों को ऊपर निकालेगी और उनकी ज़िंदगी को बेहतर करेगी। इस मिशन में है डॉक्टर मोहन यादव की सरकार। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।